6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर। सुबह के 8 बजे लोग अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं। इसी बीच आसमान में एक अमेरिकन विमान गुजरता हुआ दिखाई देता है। ठीक 8:15 पर जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिया गया और सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है। आखिर अमेरिका ने क्यों जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराया था, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का विचित्र फैक्ट शो के एक और वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकेंड से होती है, जब हिटलर 1939 में पोलैंड को अपने कब्जे में कर लेता है और एक एक करके कई देश इस युद्ध में धकेले जाते हैं। दरअसल ये लड़ाई दो अलायंस के बीच हो रही थी, जिसे एक्सिस पावर और अलाइड पावर कहा जाता था। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे, जबकि अलाइड पावर में ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। जबकि इस युद्ध में अमेरिका कोई पार्ट नहीं लेना चाहता था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुई नुकसान की वजह से अमेरिका यूरोप और एशिया में होने वाली युद्ध से बिल्कुल अपने आप को अलग रखना चाहता था। लेकिन एक ऐसा देश था जो अमेरिका को लगातार सताया जा रहा था, और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वे अपने आसपास के देश पर लगातार कब्जा किए जा रहा था, ताकि वे अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चीन के बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में ही जापान के करीब फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी यह कब्जा करना चाहता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि मलेशिया ब्रिटेन के कब्जे में थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड के अंडर थी और फिलीपीन अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान जल्द से जल्द इंडोनेशिया पर कब्जा करना चाहता था, और जापान की ये हरकत अमेरिका को बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि जापान नाजी जर्मन हिटलर के साथ था, जबकि हिटलर अमेरिका और इंग्लैंड का दुश्मन था। इसी वजह से अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को तेल देना बंद कर दिया। जापान अपनी रिक्वायरमेंट का 80% तेल अमेरिका से ही खरीदता था। अमेरिका ने जापान के सामने यह कंडीशन रखी कि पहले उसे चाइना पर कब्जा छोड़ना होगा, उसके बाद अमेरिका उसे तेल देगा। लेकिन जापान के साथ दिक्कत ये थी कि अगर वह चाइना पर अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये सोचती कि हिटलर के सपोर्ट के बावजूद भी जापान ने अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए, और दूसरी तरफ तेल के बगैर जापान बिल्कुल कमज़ोर पड़ता जा रहा था। फिर जापान ने यह फैसला किया कि वह चाइना से अपने फौज वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि उसने प्लान बनाया कि वह इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए उसे पहले फिलीपीन पर कब्जा करना पड़ेगा, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। और जापान को अच्छी तरह से पता था कि अगर वह फिलीपीन पर कब्जा करता है तो पैसिफिक ओशियन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से इसका जवाबी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जापान के पास रिजर्व ऑयल पूरी तरह से खत्म होता जा रहा था, और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जिसके बाद जापानीज मिलिट्री लीडर ने ये फैसला किया कि अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर सरप्राइज हमला करके पूरी बेस को ही उड़ा डालेंगे, ताकि जापान आसानी से फिलीपीन पर कब्जा कर सके और फिर इंडोनेशिया पर। जापान अब पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग जाता है। उसने अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका के पास 8 बैटलशिप्स, 59 एयरक्राफ्ट, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। इतना फैसिलिटीज जापान के हमले को नाकाम करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन ज़रूरी थी कि इन लोगों को पहले से इन हमले के बारे में पता लग जाए। पर जापान इस हमले को पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। इसीलिए जापानीज हेडक्वार्टर ने यह फैसला किया कि हमले से पहले वह किसी तरह के वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अब जापान की सेना पर्ल हार्बर से केवल
370 किलोमीटर दूर थी और यह वही जगह था जहां से हमला करने के लिए एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाया गया, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। 7 दिसंबर 1941 सुबह के 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने 2 अलग अलग ग्रुप में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। जापानीज एयरक्राफ्ट की पहली ग्रुप ने गोली की बारिश कर दी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर लगातार हमला करता रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो लगा कि शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों के बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची खुची नेवल बेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चले गए। 1 घंटे 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा, जिसमें अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से भी ज़्यादा बॉम्बर प्लेन को तबाह कर दिया गया। इस दौरान अमेरिका के बैटलशिप्स में एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची भी था जिसका नाम डोरिस मिलर था। उसे अपने काम के दौरान सायरन की आवाज़ सुनाई दी। ये सायरन सुनकर जब तक वह बाहर आता तब तक एक मिसाइल उनकी शिप पर आ लगी, जिसमें शिप के कैप्टन समेत कई लोग जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले जख्मी लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से जापानीज एयरक्राफ्ट पर हमला किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के 6 एयरक्राफ्ट को गिरा दिए। इस हमले में जापान के टोटल 29 एयरक्राफ्ट मारे गए, जिसे बाद में नेवी क्रॉस दिया गया था। 1 घंटा 15 मिनट तक हमला करने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड का हिस्सा बना चुके थे। अमेरिका पर्ल हार्बर पर हमला के अगले ही दिन युद्ध का ऐलान कर देता है। अगले 3 महीने तक अमेरिका अपने नेवल बेस को रीस्टोर करता है। 4 महीने बाद अमेरिका ने जापान पर वैसा ही हमला किया जैसा उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। 18 अप्रैल 1942 में जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी गई और ये युद्ध अगले 3 सालों तक लगातार चलता रहा। लेकिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मन नाजी सेना बिल्कुल कमज़ोर पड़ने लगी और 8 मई 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर देती है। लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश था जो अभी भी पूरी तरह से इस युद्ध में डटा हुआ था और हार के कगार पर आने के बावजूद भी जापान के राजा हिरोहितो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह था कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए और जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम बनाकर सफल परीक्षण कर लेता है। हालांकि जापान भी अमेरिका पर एक बड़े हमले की तैयारी में लगा हुआ था। जब इस हमले के बारे में अमेरिका को पता चलता है तब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति देश के बड़ी अधिकारियों के साथ मिलकर जापान पर बम गिराने की तैयारी शुरू कर देते हैं और हमले के लिए जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी को चुना गया। हालांकि इस हमले से पहले आखिरी बार अमेरिका जापान से सरेंडर करने को कहता है, लेकिन जापान के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आखिरकार 6 अगस्त 1945 को सुबह के ठीक 8:15 पर जापान के हिरोशिमा शहर पर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट द्वारा 4400 kg वजनी लिटिल बॉय नाम का एक बम हिरोशिमा के शहर पर गिरा डाला गया। एग्जैक्टली 44 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया और इसके बाद एक फायरबॉल आसमान की तरफ गया जिसने ज़मीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये इतिहास का पहला एटॉमिक बॉम्ब अटैक था जिसने एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर इससे पहले कुछ समझते कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया जिसका कोड नेम था फैटमैन, जिसका वजन 4670 kg था, जिसके गिरते ही पूरे शहर एक ही पल में धूल की तरह बिखर गया। ये वो न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो कि इंसानी सभ्यता पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 2,60,000 लोग मारे गए और इसके 3 दिन बाद ही जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी खत्म हो जाता है।
दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप सबों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिनसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबों तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।